हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो हिंदी से संबंधित है। हिंदी हिंदी से संबंधित है ये। ठीक है, आप हिंदी की अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी या फिर टेट या सुपर टेट, तो हिंदी से आप जो तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। क्योंकि हिंदी में मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं जो टीजीटी पीजीटी हिंदी और सुपर टेट या टेट के लिए भी कारगर है। ठीक है, या फिर आप कुछ भी परीक्षा दे रहे हैं, मान लो DSSB की दे रहे हैं, आप KVS की दे रहे हैं, हिंदी से अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये बताइए। शब्द होता है, व्यंजन होता है, स्वर होता है या बाण होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो तो होगा आपका बाण। क्या होगा? बाण होती है। आपका जो बाण है वो आपका सबसे छोटी इकाई है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो किसे कहते हैं? हम उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, या फिर इसमें और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बड़ा इसमें इसी में पूछ लिया जाए तो अगर बाक जो होता है, बाक सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा इसमें क्या होता है? बाक। और बाक से छोटा छोटा जो होता है उसे कहते हैं हम उपबाक। क्या कहते हैं? उपबाक कहते हैं। ठीक है, उपबाक कहते हैं। और बाक से अगर उपबाक से छोटा जो होता है उसे कहते हैं हम पदबंध। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। और पदबंध से भी अगर छोटा होता है तो उसे कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद कहते हैं उसे। पद या फिर हम शब्द कहते हैं उसे। ठीक है, शब्द कहते हैं। और सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है अक्षर। क्या होता है? उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर से जो छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं ध्वनि या बाण। क्या कहते हैं उसे? ध्वनि कहते हैं या फिर हम बाण कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी क्या है? बाण है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है आपकी बाण है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण पूछे जा रहे हैं। अल्प प्राण और महाप्राण पूछे जाते हैं आपके। तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सी ये पूछी जा रही हैं। तो इसमें देखिए अल्प प्राण पूछा गया है। तो अल्प प्राण मतलब कौन से होते हैं? जो पहला, दूसरा और तीसरा शब्द। अल्प प्राण का मतलब क्या है? अल्प प्राण का मतलब क्या है? आपका पहला वर्ण आएगा, दूसरा वर्ण आएगा और आपका पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण में आता है। और महाप्राण अगर पूछा जाएगा तो महाप्राण में आपकी आती हैं कौन सी? आपका दूसरा पद और आपका चौथा पद महाप्राण में आता है। तो इसमें अल्प प्राण पूछा गया। तो आप देखिए कौन सा? छोटा आ बड़ा आ, का गा, या था और धा, और है आपका फा और भा। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए, तो इसमें जो अल्प प्राण की बात करेंगे तो अल्प प्राण ध्वनियाँ इसमें कौन सी हैं आपकी? का और गा। का और गा कैसी हैं आपकी? अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। लेकिन अगर आप इसमें अल्प प्राण और महाप्राण देखेंगे, जैसे मान लीजिए काका गागा है, तो काका अगर इसी की लाइन में आप पूछेंगे, इसी की लाइन में देखिए, अगर इसी में अगर हम देखेंगे तो का हो गया, आपका खा हो गया, आपका गा हो गया और आपका घा हो गया और आपका हो गया अड़ा। काखा गाघा अड़ा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए इसमें कौन सा होगा? इसमें देखिए ये आपका अल्पप्राण हो गया, गा आपका अल्पप्राण हो गया और आपका अणा अल्पप्राण हो गया। ठीक है, अगर महाप्राण पूछेंगे तो खा आपका महाप्राण हो गया और आपका घा जो है वो ये आपका महाप्राण हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पहली, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण में आता है और दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है जिसे हम सम भी कह सकते हैं, और वो आपके कौन से? महाप्राण में आते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है ये पूछा जा रहा है आपका। तो का और सा के वर्ण से, का और चा के वर्ण से, आधा का और छा के वर्ण से, आधा का और शा के वर्ण से। तो छा जो है वो आपका किससे बना है? ये आपका संयुक्त वर्ण है। और ये का और सा, छा से बना, का और पेचेदा सा जो है इससे मिलकर के बना है। ठीक है, और भी ध्वनि इसमें पूछी जाती हैं, जो संयुक्त व्यंजन है वो पूछे जाते हैं आपके कि कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें आपके कौन सा आता है? आपका तिरा आता है। जैसे मान लो आपका तिरा पूछा गया, तो तिरा में आपका क्या होता है? आपका आधा ता होता है और प्लस रा होता है, ये तिरा बनता है। आपका ज्ञा पूछ लिया जाता है, जिसे हम ज्या भी कहते हैं। ज्या में आपका क्या होगा? आधा जा होता है, आपका आधा जा होगा और प्लस क्या होता है? आपका वहाँ होता है। ठीक है,
गया हो गया। आपका सिरा भी पूछ लिया जाता है, सिरा, तो सिरा क्रिकेट से मिलके बनता है आपका, आपका बड़ा सा आधा होता है और प्लस रा होता है, ठीक है। तो ये आपकी संयुक्त ध्वनियाँ हैं जो दो वर्णों से मिलकर के बनती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए। सही वर्तनी कौन सी है इसमें, देखिए शारीरिक लिखा है, फिर शारीरिक लिखा है, फिर शारीरिक लिखा है, फिर अब शारीरिक लिखा है, और फिर आपका छोटे साथ शारीरिक लिखा है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी अगर पूछी जाएगी तो शारीरिक होता है। कौन सा होता है, शारीरिक। अगला क्वेश्चन देखिए, महोदय का संधि विच्छेद होगा। महोदय का क्या, कौन सा संधि विच्छेद होगा, महा प्लस उदय, महा प्लस दय होगा, या महा प्लस उदय होगा, महान प्लस उदय होगा, या महा प्लस उदय होगा। तो महा प्लस उदय होता है, महा प्लस उदय होता है, ठीक है, महोदय का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है आपका, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग जो है वो आपके शब्द के आदि या आरंभ में लगाया जाता है। शब्द क्या है, आरंभ में लगाया जाता है। और जो अगर प्रत्यय की बात होगी तो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के जो प्रारंभ में जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय हुआ, वो प्रयुक्त प्रत्यय पूछा जा रहा है। प्रत्यय अभी मैंने बताया था कि प्रत्यय बाद में जुड़ता है। तो इसमें क्या इष्ट जुड़ा है, या इष्ट जुड़ा है, या आधा सा और ठा जुड़ा है, या आधा सा टा जुड़ा है कनिष्ठ में। तो कनिष्ठ में जो जुड़ा है वो इष्ट है। कौन सा है आपका, इष्ट जुड़ा है कनिष्ठ में, ठीक है। कनिष्ठ में जो आपका प्रत्यय जुड़ा है वो है आपका इष्ट। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर में अव्ययी भाव है, कर्मधारण है, या नय है, या बहुब्रीहि है, ठीक है। तो निशाचर में कौन सा समास होगा आपका, निशाचर में जो होगा यानी निशा में चरण करने वाला, यानी रात्रि में चलने वाला, तो इसका मतलब राक्षस होगा, और ये आपका होगा बहुब्रीहि। यानी इसमें आपका ना तो पहला पद प्रदान होता है और ना दूसरा पद प्रदान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रदान होता है, वहाँ बहुब्रीहि अलंकार, वो बहुब्रीहि समास होता है आपका। तो इसमें जो है वो आपका है बहुब्रीहि समास, ठीक है। जहाँ नए नए समास से आपका होता है, नए भी आता है, जैसे अनपढ़, ठीक है। अनपढ़, अनपढ़ का मतलब होता है नहीं पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ। तो यानी नहीं पढ़ा हुआ, तो अनपढ़ में आपका नए समास होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, भाई बहन में कौन सा समास है। भाई और बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, या तत्पुरुष है। तो इसमें क्या है, इसमें जो समास की बात आ रही है, तो समास इसमें कौन सा होगा, तो इसमें भाई और बहन यानी दोनों पद प्रधान है इसमें। तो इसमें कौन सा होगा आपका, द्वंद्व समास होगा। जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसमें आपका बहुब्रीहि समास होता है। द्विगु जो पहला पद इसका संख्यावाचक होता है, इसमें द्विगु समास होता है, ठीक है। और आपका तत्पुरुष समास में जो है वो आपका विशेष और विशेषण देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। संस्कृत के कौन से ऐसे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, क्या कहलाता है उन्हें। तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, विदेशी कहते हैं। तो संस्कृत में ज्यों के त्यों जो संस्कृत से हमारे हिंदी में आए हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम। यानी तत्सम जो है वो बिल्कुल संस्कृत वाले शब्द होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये बिल्कुल संस्कृत वाले ही शब्द होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तद्भव यानी जो कि इससे रूपांतरित होकर के आते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। यानी संस्कृत के ही रूपांतरित रूप में जो हमारे यहाँ आते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और इसके अलावा आपके कौन सा होता है, देशज और विदेशी होता है। तो देशज आपके कौन से होते हैं, जो हमारे देश के देहाती के शब्द होते हैं, जैसे लोटा, गमछा, ठीक है, ये आपका क्या है, देशज शब्द हो जाते हैं। विदेशी शब्द जैसे आपका डॉक्टर, ठीक है, आपकी ट्रेन, ठीक है, ये जो शब्द हैं वो आपके मास्टर, ये सब जो शब्द हैं वो आपके विदेशी शब्द होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द होता है, या फिर आपका
कौन सा शब्द होता है? दो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, उसे संकर, इसे क्या कहेंगे हम? यानी संकर शब्द जिसे कहेंगे जो दो दो शब्दों से मिलकर बनता है। संकर किसे कहेंगे? जिसमें दो भाषाएं होती हैं उसमें संकर शब्द कहते हैं। जैसे दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बना है उसे संकर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान ली रेलगाड़ी लिख दिया मैंने, क्या लिखा? रेल प्लस गाड़ी। ठीक है, तो इसमें रेलगाड़ी यानी रेल जो है वो आपका शब्द कौन सा है? रेल है आपका अंग्रेजी का शब्द, और जो गाड़ी है वो आपका हिंदी का शब्द है। गाड़ी जो है वो आपका कहाँ का शब्द है? ये हिंदी का। तो ये आपका कौन सा शब्द है? संकर है। ऐसे ही आपका छायादार, जैसे छाया आपका संस्कृत का शब्द है और जो दार है वो आपका फारसी का शब्द है। ऐसे ही पानदान, ठीक है, जैसे पानदान होता है, पान प्लस दान, तो पान जो आपका शब्द है वो आपका हिंदी का होता है, और जो दान है वो आपका किसका? फारसी का शब्द होता है। ठीक है, ऐसे ही है सीलवंद, सील आपका अंग्रेजी का शब्द होता है और बंद जो है वो आपका फारसी का। ये इस प्रकार से आपके संकर शब्द बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कारक की बात आ रही। कारक के भेद होते हैं। कारक के 7 होते हैं, 8 होते हैं, 10 9 होते हैं या 10 होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं ये पूछा जा रहा है। कारक के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो कारक के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं? कारक के भेद होते हैं आपके 8। कितने भेद होते हैं? आपके 8 भेद होते हैं कारक के। ठीक है, जैसे आपका पहला होगा आपका कर्ता, पहला आपका कर्ता होता है, उसके बाद आपका कर्म होता है, कर्ता, फिर होता है आपका कर्म, फिर होता है कर्ण आपका, फिर होता है आपका संप्रदान, फिर होता है अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण और फिर संबोधन। ठीक है, अब इसके लिए हम पहचान कैसे कर सकते हैं इसकी कर्ता की? ठीक है, तो बोलते हैं हम, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में या पर, या संबोधन हे अरे वो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 8 जो हैं वो कारक होते हैं, और इनको पहचानने के लिए आपको कर्ता के साथ ने लगेगा। ठीक है, और कर्म के साथ आपका को लगता है, अगर कर्म होगा तो उसमें आपका को लग जाता है। ठीक है, तो कर्ता आपका, अगर आपका करण होगा तो आपका करण के लिए आपका से या के द्वारा लगता है, से या के द्वारा लग जाता है। और उसके अलावा अगर आपका संप्रदान है तो के लिए लगेगा, को या के लिए। संप्रदान में आपका क्या लगता है? के या के लिए या फिर को लग जाता है। अपादान अलग होने पर होता है ये। संबंध काकी के, यानी किसी से कोई संबंध हो, काकी के रारी रे। और अधिकरण में पर, यानी जहाँ जिस पर कोई वस्तु रखी हो वहाँ पर अधिकरण होता है, या किसी पेड़ पर पक्षी बैठा है ये अधिकरण है आपका। ठीक है, संबोधन, अगर किसी को बुला रहे हैं हे अरे भो, तो आपका वो संबोधन हो जाता है। ठीक है, आपका देखिए मैं एक में ही बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पर 3 आपके कारक आ गए। कौन से आ गए? अगर राम में पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? ये कर्ता हो गया। ठीक है, अब आपका अगर कर्म पूछा जाएगा तो आपका कर्म अगर पूछा जाएगा तो रावण हो गया। और आपका अगर इसमें पूछा जाएगा कि आपका करण कौन सा हुआ तो आपका बाण हो गया। कौन सा हो गया? बाण। इसमें एक में ही राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें तीनों आपके आ गए, यानी जो भी आपका पूछा जाएगा उसमें आपका आ जाएगा। जैसे देखो करता राम ने, राम के आगे नहीं आ रहा है, रावण को आ रहा है देखो, और बाण से देखो से आ रहा है, यानी जो पहचान सूचक शब्द हैं इसके वो सभी आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर संप्रदान की बात आ जाएगी यहीं पर, तो संप्रदान में आपका हो जाता है को या के लिए। मान लीजिए राम बच्चों के लिए मिठाई लाया तो संप्रदान कारक हो गया। अपादान अलग होने पर, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या है? पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है या फल गिरता है, तो यहाँ पर आपका क्या है? अलग हो रहा है। पेड़ से क्या हो रहा है? फल या पत्ता अलग हो रहा है, तो वहाँ पर आपका अपादान कारक हो गया। अब संबंध में क्या होता है? काकी रेली, जैसे यह मोहन का पेन है, मान लीजिए यह मोहन का पेन है, तो इसमें क्या है? ये मोहन का पेन है, यानी मोहन का इसमें संबंध है, तो पेन किसका है? मोहन का, इसका मतलब इसमें संबंध कारक है। अधिकरण में पर, मान लीजिए पेड़ पर पक्षी बैठा है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो यहाँ पर आपका अधिकरण हो गया।
ठीक है, क्योंकि ये इसका आधार व्यक्त क्या कर रहा है, किस पे बैठा है, ये पेड़ पर बैठा है, मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है, ये छत पर बच्चे बैठे हैं। तो ये सब जो है वो आपका अधिकरण हो गया। अब किसी को बुला रहे हैं संबोधन करके, वहाँ संबोधन होता है। तो 8 होते हैं इसमें, ठीक है, कारक जो होते हैं 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, वर्षा है, नीरद है, बादल है या विद्युत है। तो दामिनी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है आपका विद्युत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका विस्तार का विलोम शब्द होगा, लघु होगा, छोटा होगा, सूक्ष्म होगा या संक्षेप होगा। विस्तार का, तो विस्तार का जो होगा वो होता है आपका संक्षेप। विस्तार का जो होता है वो होता है आपका विलोम शब्द, संक्षेप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द है, इसमें बताइए कौन सा होगा। समयानुकूल होगा, अनुकूल हो गया, समानुकूल होगा या प्रतिकूल होगा या समयानुकूल होगा। तो समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसे हम समयानुकूल कहते हैं। अब अनुकूल और प्रतिकूल का अगर अर्थ पूछ लिया जाए तो कैसा, अनुकूल का मतलब आपके लिए लाभप्रद होगा वो आपके लिए अनुकूल होगा, और जो आपके लिए कष्टदायी होगा उसे हम प्रतिकूल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये दिया है आपका रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो इसमें देखिए आगे की तो सारी चीज़ें सही हैं, मगर जो पीछे जो लिखा है ये चीज़ें जो गलत लिखी हैं। इसमें जो है रामचरितमानस जो है वो एक बार में लिखा जाएगा, एक ही मतलब बीच में इसे छोड़ा नहीं जाएगा, एक ही डंडे में लिखा जाएगा। तो यही आपका जो पहला है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है। घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन का मतलब होता है आपका कठोर परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है आपका नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होता है। ढींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें या अल्प विद्या भयंकर होती है। अल्प विद्या भयंकर होती है, यही आपका अर्थ होगा इसका नीम हकीम खतरे जान का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। रौद्र को, श्रृंगार को या करुण को या वीर रस को। तो रौद्र सबको जो सर्वश्रेष्ठ अगर रस की बात करेंगे तो आपका श्रृंगार रस ही होता है, ठीक है, और श्रृंगार रस ही आपका क्या है, सर्वश्रेष्ठ रस है, ठीक है। अब इसमें जो है श्रृंगार में ही आपका कौन सा होता है, संयोग और वियोग। संयोग रस, इस रस को दो भागों में बांटा गया है आपका, संयोग होता है एक संयोग रस होता है और एक होता है वियोग, ठीक है, लेकिन दोनों में श्रृंगार रस ही होता है। वियोग मतलब जहाँ कोई जी किसी से बिछड़ता है वहाँ वियोग रस होता है, और जहाँ पर कोई किसी से मिलता है तो वहाँ पर क्या है, संयोग रस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। भरत मुनि का जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है तो उसमें किसका उल्लेख नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपका। तो रस सूत्र में नहीं है, स्थायी भाव का, शांत का, अनुभाव का या व्यभिचारी भाव का। तो इसमें शांत रस का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है अपने नाट्य शास्त्र में। उन्होंने केवल क्या है, ये नमा आपका क्या है, अगर आपके भरत इन्होंने शांत जो रस है उसका उल्लेख नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ कितने माने, 8 रस माने हैं। कितने माने हैं, 8 रस ही माने। भरत मुनि के अनुसार जो नाट्य शास्त्र के अनुसार कितने हैं, 8 रस इन्होंने माने हैं। नमा रस जो है वो आपका शांत रस है, ठीक है। और भरत मुनि को जो है नाट्य शास्त्र वो रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहते हैं, ठीक है। रस संप्रदाय का क्या है, इन्हें प्रवर्तक भी कहते हैं। रस संप्रदाय का, रस संप्रदाय के ये प्रवर्तक भी हैं। और इन्हें नाट्य शास्त्र, अगर इनकी कृति एक और भी है, क्या है, इसे नाट्य शास्त्र कहते हैं, नाट्य शास्त्र, ठीक है। नाट्य शास्त्र अगर पूछा जाएगा तो भी ये इन्हीं की कृति है, जो पहली शताब्दी में इन्हें लिखी थी, पहली सदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ना ही पराग नहीं मधुर मधु, ना ही विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधियो। आगे कौन, हवाल प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। इसमें छंद पूछा गया है, ठीक है। तो दोहा होगा, सोरठा होगा, बरबे होगा या छप्पे होगा। तो इसमें जो है वो है आपका दोहा। अब हम दोहा है, सोरठा है या कैसे पहचानेंगे, ये देखते हैं कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें इसको हम बता दे रहे हैं थोड़ा सही करके।
यहाँ पर देखिए ऐसे, ये देखिए इसमें हम मात्राएं कैसे लगाते हैं। देखिए इसमें पहला एक, फिर एक, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक और फिर एक। देख गिनिए इन्हें, पहली लाइन में गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। यानी पहले में कितनी मात्राएं हैं इसमें? 13। और दोहा की ये पहचान होती है कि पहले में और तीसरे में आपकी 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11। कितनी होती हैं? 11 11 मात्राएं होती हैं। बस ये समझ लिए उसमें आपका दोहा अलंकार होता है। ठीक है, वो दोहा आपका छंद होता है। क्या होता है उसमें? दोहा छंद होता है। अब इसमें अगर ये पंक्तियाँ ही पूछ ली जाती कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो आपकी किसमें? बिहारी लाल की लिखी हुई हैं। किसकी हैं ये बिहारी की हैं। बिहारी का दोहा है ये बिहारी लाल का दोहा है, जो कि उन्होंने सतसई नाम से रचना की थी, बिहारी सतसई, उसकी ये ली गई है। और ये किसके लिए लिया गया? ये दोहा जो उन्होंने गाया था वो कहाँ गाया था? तो राजा जयसिंह के दरबार में गाया था, जयसिंह के। ठीक है, जयसिंह जो थे वो भोग विलास में बहुत व्याप्त हो गए थे, उन्हें राजकाज सही से चला नहीं पा रहे थे। तो उस समय जाकर के बिहारी दास ने राजा जयसिंह के दरबार में जाकर के ये आपका दोहा कहा था, जिससे उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपने राज को सही से चलाना चालू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये में कौन सा अलंकार है? तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, प्रेक्षा या उपमा? तो इसमें होगा, इसमें क्या है? वर्णों की आवृत्ति जिसमें होती है बार बार, उसमें अनुप्रास होता है। और जहाँ आपका जानो मानो जैसे शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जहाँ एक शब्द दो बार आए उसके अर्थ जो हैं अलग अलग होते हैं, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। और उपमा, जहाँ उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट होता है, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो इसमें जो आंसर है इसका वो है आपका अनुप्रास। कौन सा होगा इसमें? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, जगनिक या दलपति विजय या विद्यापति। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि की बात करें तो चंद्रबरदाई माने जाते हैं, जिनकी रचना कौन सी है आपकी? पृथ्वीराज रासो है। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, इन्हीं की रचना है, ये पृथ्वीराज रासो की रचना है। ठीक है, और अगर पूछा जाए ये और दूसरे कवि कौन से, तो जगनिक अगर पूछ लिया जाए तो इन्होंने आलाखंड जो लिखा है, जगनिक कौन सा? आलाखंड। ठीक है, वीर रस का बहुत विख्यात रचना है इनकी, जो जगनिक ने लिखी है। आला जो गाई जाती है आपकी वर्षा ऋतु में जो गाई जाती है, आला। ठीक है, आला इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दलपति विजय ये भी आपके हैं तो वीर गाथा काल के ही। और आपके विद्यापति हैं, विद्यापति आपको विद्या कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है इन्हें क्या कहते हैं? पदावली के लिए, इन्होंने जो पदावली अपनी रचना लिखी है उनके लिए इन्हें कौन सा खिताब है? इनको मैथिल कोकिल भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल। ठीक है, इनको कहते हैं मैथिल कोकिल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे। हिंदी कविता को परिधि की छंदों से मुक्त करने वाले कौन थे? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इन्होंने मुक्त छंद के जो प्रणेता हैं वो आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ लेखक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम लेखक का नाम। तो गासादा तासी हैं, वो जॉर्ज गैरसन हैं, या शिव सिंह सेंगर हैं, या आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या गासादा तासी हैं? कौन से होंगे इसके इनके लेखक? तो इसका अगर आंसर पूछा जाएगा तो आपके गासादा तासी हैं। ठीक है, अगर सर्वप्रथम कवि पूछे, सर्वप्रथम साहित्यकार पूछे जाएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा सर्वप्रथम, तो गासादा तासी ने लिखा है। और उसका नाम था इतवार द लॉ लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इतवार द लॉ लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो 1839 में लिखा गया था। 1839 में लिखा गया था इनके द्वारा।
और इसके बाद जो दूसरा लिखा गया था वो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। क्या था? शिव सिंह सरोज लिखा गया था शिव सिंह सेंगर द्वारा। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1818 में 1878 में हुआ था, 1878 में हुआ था। और तीसरे नंबर पर जो लिखा गया था वो जॉर्ज गेर्सर द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1889 में लिखा गया था। कितने में? 1889 में लिखा गया था। उसके बाद जो लिखा गया वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और वो लिखा गया है आपका 1929 में, 1929 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत किसकी रचना है? नावादास की, केशव दास की, तुलसीदास की या जयसी की? तो पद्मावत जो रचना है वो आपकी जयसी की है, और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। बहुत विख्यात रचना है। इसका जो नागमती का वियोग वर्णन है वो बहुत ज़्यादा विख्यात है, रचना है। ठीक है। और इसके अलावा केशव दास की पूछी जाएगी तो रामचंद्र का है इनकी। तुलसीदास की रामचरितमानस बहुत ज़्यादा विख्यात रचना है इनकी, जो अवधी भाषा में ही है। और नावादास जो है उनकी भक्तमाल है। कौन सा? भक्तमाल इनकी है, भक्तमाल इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, महर्षि शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत? ठीक है, कौन होंगे पंच परमेश्वर के? तो पंच परमेश्वर के जो लेखक हैं वो हैं आपके कौन? प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला का जो क्वेश्चन है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अधम अभिमानी, प्रयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये किसकी हैं आपके? रसकांत तुलसी, बिहारी दास या कबीर दास की? तो ये हैं आपकी तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जय सिंह के या तेज सिंह के? तो ये जो थे वो आपके जय सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। और वहीं पर इन्होंने जो दोहा गाया था कि ना ही पराग नहीं मधुर मधु, ना ही विकास यही काल, अली कली ही सौ बदियो, आगे कौन हमारी है, इन्हीं के लिए कहा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये जो क्वेश्चन थे वो आज मैंने करा दिए हैं। 30 क्वेश्चन थे आपकी, जो टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंध रखते हैं। आपका किससे संबंध है इनका? हिंदी से। ठीक है, हिंदी से संबंध था। और आप अगर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर अच्छे साबित होंगे ये क्वेश्चन। और जो आप तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए टीजीटी पीजीटी हिंदी की, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा सोने पर सुहागा आपकी जो ये सीरीज़ है मेरी क्वेश्चनों की वो होगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।